Hello everyone, welcome to my YouTube channel Study Time with Priyanka. So today in this video we are going to discuss the fourth chapter of your class 12 history book, that is Thinkers, Beliefs and Buildings Cultural Developments. So this is the one shot video of this chapter जिसमें हम सिर्फ एक ही वीडियो में इस पूरे ही चैप्टर के सारे ही टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से एंड बहुत ही इजी वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जैसे कि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा लेंदी है, सो ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट दैट वॉच द वीडियो टिल द एंड टू प्रॉपरली अंडरस्टैंड द चैप्टर। And if you want the detailed explanation video of this chapter, then you will find the playlist link of this chapter in my description box. So now without further delay, let's get started. So as I've said, the name of this chapter is Thinkers, Beliefs and Buildings Cultural Developments. So इस चैप्टर में आप लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर्स के बारे में पढ़ने वाले हो, जैसे कि लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध। साथ ही साथ इन सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स द्वारा जिस बिलीफ को डेवलप किया गया था, जिस ट्रेडिशन को डेवलप किया गया था, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। सो इन दोनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस के बारे में भी पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ इन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिशन से रिलेटेड हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी बिल्डिंग्स को बनाया गया था, जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को बनाया गया था, सो इस चैप्टर में आप लोग उन सारे इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स के बारे में भी पढ़ने वाले हो। सो इस चैप्टर में बेसिकली हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बता रखा है, जो कि हुआ था फ्रॉम द टाइम पीरियड बिटवीन 6th सेंचुरी BC टू 6th सेंचुरी C। सो इस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो भी कल्चरल डेवलपमेंट्स हुआ था, जिन भी ट्रेडिशंस का डेवलपमेंट हुआ था, सो उन्हीं सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो नाउ अब हम लोग चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं विद द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। सो चैप्टर के इंट्रोडक्शन में हमें ये बता रखा है कि इस चैप्टर में हम लोग कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ही मेजर रिलीजियस डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि हमारे अर्ली इंडिया में स्टार्ट हुआ था। बट इस चैप्टर में खासकर बुद्धिज्म के ऊपर ही फोकस किया गया है। सो इस चैप्टर में आप लोग जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड हिंदुइज्म, इन तीनों ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ने वाले हो, इन तीनों ही इंपॉर्टेंट रिलीजियस डेवलपमेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हो। बट खासकर इस चैप्टर में बुद्धिज्म ट्रेडिशन के ऊपर फोकस किया गया है। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कि ये सारे जो इंपॉर्टेंट रिलीजियस आइडियाज़ थे, ये सारे जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिशंस थे, सो इन सारे ट्रेडिशन के आइडियाज़ को किस तरीके से अलग अलग टेक्स्ट में कंपोज किए गए थे एंड अलग अलग आर्किटेक्चर या फिर स्कल्पचर में रिफ्लेक्ट किए गए थे। सो इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट के बारे में भी पढ़ेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि इन सारे इंपॉर्टेंट ट्रेडिशन से रिलेटेड थे। ना नेक्स्ट हमें इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट सोर्सेज के बारे में बता रखा है। सो जो पहला इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है टेक्सुअल सोर्सेज, जैसे कि उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट, जैना टेक्स्ट एंड ब्राह्मणिकल टेक्स्ट लिखे गए थे, सो इन सारे टेक्सुअल सोर्सेज से भी हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। ना जो सेकंड इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है मैटेरियल रिमेन्स, यानी कि पहले के टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जितने भी मॉन्यूमेंट्स को बनाए गए थे, जितने भी स्ट्रक्चर्स को बनाए गए थे, या फिर जितने भी इंस्क्रिप्शन को लिखा गया था, सो इन सारे मैटेरियल रिमेन्स से भी हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के कल्चरल डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है स्तूपा एट सांची। सो स्तूपा क्या होता है, इसके बारे में अभी मैं आपको एक रफ आइडिया दे रही हूँ, बट चैप्टर में हम लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक में स्तूपा के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। सो स्तूपा का मतलब एक डोम शेप का श्राइन होता है, जिसको बुद्धिस्ट द्वारा स्थापित किया गया था। सो सांची, जो कि प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश में है, भोपाल में है, सो भोपाल में हमें बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तूपा देखने को मिलता है, जो कि आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है। सो इस स्तूपा से हमें बुद्धिज्म ट्रेडिशन के बारे में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलता है। सो विद दिस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नाउ हमारा इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है अ ग्लिम्प्स ऑफ सांची। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि 19th सेंचुरी के टाइम पीरियड के दौरान कुछ ऐसे यूरोपियन पीपल थे जो कि सांची में जिस स्तूपा को बुद्धिस्ट पीपल द्वारा बनाया गया था, सो उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, उसमें वो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। इनफैक्ट कुछ ऐसे फ्रेंच पीपल थे जो कि उस टाइम पीरियड की भोपाल की जो रूलर थी, जिनका नाम था शाहजहां बेगम, सो उनसे परमिशन भी मांग रहे थे ताकि वे लोग सांची में जो स्तूपा है, उस स्तूपा के ईस्टर्न गेटवे को अपने साथ अपने कंट्री में लेके जा सके और अपने कंट्री की
ये म्यूजियम में डिस्प्ले करवा सके। सो सांची में जो स्तूपा है, सो इस स्तूपा के चारों ही साइड में आपको 4 गेटवेज देखने को मिलेगा। सो इन चारों ही गेटवेज में से जो ईस्टर्न गेटवे था, सो ईस्टर्न गेटवे बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व था। सो इस गेटवे को ही कुछ फ्रेंच पीपल अपने साथ अपने कंट्री में लेके जाना चाहते थे, जिसके लिए वो भोपाल की रूलर जिनका नाम था शाहजहां बेगम, उनसे परमिशन मांग रहे थे। बट कहीं ना कहीं ये सारे ही लोग यानी कि यूरोपियंस एंड फ्रेंच पीपल सेटिस्फाई हो गए विद द प्लास्टर कास्ट कॉपीज, यानी कि इन सारे गेटवेज का प्लास्टर कास्ट कॉपी बनाया गया एंड इन सारे प्लास्टर कास्ट कॉपी को ही इन सारे लोगों को दे दिया गया। सो इसी से वो लोग कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो गए एंड जो ओरिजिनल स्तूपा है एंड स्तूपा के जितने भी पार्ट्स है, जितने भी गेटवेज है, वो आज के टाइम पीरियड में भी हमें सांची में ही देखने को मिलता है। बहुत ही अच्छी तरीके से सांची में ही इन सारे ही स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखा गया है ना। नेक्स्ट हमें भोपाल के रूलर्स के कंट्रीब्यूशन के बारे में बता रखा है इन द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस स्तूपा। सो भोपाल की जो रूलर थी, भोपाल की जो नवाब थी उस टाइम पीरियड के दौरान, जिनका नाम था शाहजहां बेगम एंड उनकी जो सक्सेसर थी जिनका नाम था सुल्तान जहां बेगम। सो इन दोनों ही रूलर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है सांची में जो स्तूपा है उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। सो इन दोनों ही रूलर ने काफ़ी सारे मनी को प्रोवाइड किया था उस स्तूपा के प्रिजर्वेशन के लिए। साथ ही साथ सांची में म्यूजियम एंड गेस्ट हाउस को बनाने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे फंड को प्रोवाइड किया था। एंड इसके अलावा उस स्तूपा से रिलेटेड जो भी वॉल्यूम्स को प्रिपेयर किए जा रहे थे, जो भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा था, सो इन सारे वॉल्यूम्स को पब्लिश करने के लिए भी उन्होंने काफ़ी सारे फंड को प्रोवाइड किया था। सो इस तरीके से भोपाल के रूलर्स ने कॉन्ट्रीब्यूशन किया था इन प्रिजर्विंग द स्तूपा। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 1 कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2, द बैकग्राउंड, सैक्रिफाइसेस एंड डिबेट। सो इस टॉपिक में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि अर्ली इंडिया में किया जाता था। साथ ही साथ कुछ डिबेट्स एंड डिस्कशन के बारे में भी हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सो मीट फर्स्ट मिलेनियम बीसी यानी कि 500 बीसी को एक टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारे वर्ल्ड हिस्ट्री में। सो आखिर इस टाइम पीरियड को एक टर्निंग पॉइंट क्यों माना जाता है, इसका क्या रीज़न है? सो पहला रीज़न है कि इस टाइम पीरियड के दौरान कई सारे इंपॉर्टेंट थिंकर्स का इमर्जेंस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईरान में ज़ाराथुस्त्रा का इमर्जेंस होता है जो कि ज़ोरास्ट्रियनिज्म के फाउंडर थे, स्पिरिचुअल फाउंडर थे। इसके अलावा चाइना में कॉन्ग जी का इमर्जेंस होता है जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चाइनीज़ फिलोसोफर थे। इसके अलावा ग्रीस में सोक्रेटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल जैसे जो इंपॉर्टेंट फिलोसोफर थे उनका भी इमर्जेंस होता है। एंड अगर हम लोग इंडिया की बात करें, सो इंडिया में लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध जैसे जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स थे उनका इमर्जेंस होता है इस टाइम पीरियड के दौरान। एंड नाउ अगर हम लोग सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन की बात करें, सो ये वही टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड के दौरान हमारे इंडिया में काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हो रहे थे, काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे। जैसे कि हमारे इंडिया में काफ़ी सारे किंगडम्स एंड काफ़ी सारे न्यू सिटीज़ का डेवलपमेंट हो रहा था। साथ ही साथ हमारे इंडिया में जो सोशल लाइफ था, जो इकोनॉमिक लाइफ था, उसमें भी हमें चेंजेस देखने को मिल रहे थे। सो इसीलिए 5th सेंचुरी बीसी को एक मेजर टर्निंग पॉइंट माना जाता है हमारी वर्ल्ड हिस्ट्री में भी और साथ ही साथ हमारे इंडियन हिस्ट्री में भी। नाउ हमारा इस टॉपिक का जो पहला सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.1, द सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन। सो इस टॉपिक में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट सैक्रिफाइस के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो इस टॉपिक में हमें अर्ली वैदिक ट्रेडिशन एंड लेटर वैदिक ट्रेडिशन, दोनों ही वैदिक एज के ट्रेडिशंस के बारे में बता रखा है। सो पूरा है जो वैदिक एज है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है अर्ली वैदिक एज एंड दूसरा है लेटर वैदिक एज। सो इस टॉपिक में हमें अर्ली वैद के टाइम पीरियड के दौरान जिन भी ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था उसके बारे में भी बता रखा है। साथ ही साथ लेटर वैदिक एज के दौरान जिन सारे ट्रेडिशंस को फॉलो किया जाता था उसके बारे में भी बता रखा है। सो सबसे पहले हम लोग अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में डिस्कस करते हैं। सो अर्ली वैदिक ट्रेडिशंस के बारे में हमें बेसिकली ऋग्वेदा से पता चलता है जो कि इसी टाइम पीरियड के दौरान कंपोज किया गया था। यानी कि 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी के टाइम पीरियड के दौरान ऋग्वेदा को कंपोज किया गया था जो कि इवन अर्ली वैदिक एज का भी टाइम पीरियड है। सो ऋग्वेदा में कई सारी डीटीज, स्पेशली अग्नि, इंद्र एंड सोम, सो इन सारी डीटीज के प्रेज में यानी कि इन सारी डीटीज की तारीफ में कई सारे हाइम्स यानी कि कई सारे मंत्र या फिर कई सारे श्लोक को लिखा गया है। एंड इन सारे हाइम्स को बेसिकली चैंट किया जाता था, इन सारे मंत्रों का जाप किया जाता था जब भी सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, यानी कि जब भी पूजा पाठ किया जाता था देन इन्हीं सारे मंत्रों का जाप किया जाता था। सो अर्ली वैदिक एज में जो भी सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म किया जाता था, जो भी पूजा पाठ किया जाता था, वो कलेक्टिवली किया जाता था, यानी कि बहुत सारे लोगों के साथ किया जाता था। वेरस अगर हम लोग लेटर वैदिक ट्रेडिशंस की बात करें, सो लेटर वैदिक एज का जो टाइम पीरियड है वो है फ्रॉम 1000 बीसी टू 500 बीसी।
सो इसी टाइम पीरियड के दौरान लेटर वैदिक ट्रेडिशन का डेवलपमेंट होता है। सो लेटर वैदिक एज के टाइम पीरियड के दौरान हमें जिस भी टाइप के सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं, सो उन सारी सैक्रिफाइसेस को हाउस होल्ड का जो भी हेड होता है, जो भी ओनर होता है, उसके द्वारा परफॉर्म करवाया जाता है। साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान हमें कुछ बहुत ही इलेबोरेट, हमें कुछ बहुत ही कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल राजा शुआ, यानी कि जब भी किसी भी राजा का राज अभिषेक किया जाता है, सो उस दौरान कुछ कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस को परफॉर्म करवाया जाता था। साथ ही साथ अश्वमेध, यानी कि जिसमें बेसिकली एक जो हॉर्स होता है, एक जो घोड़ा होता है, उसका बलि वगैरह चढ़ाया जाता है। सो इस तरीके के कुछ हमें कॉम्प्लेक्स सैक्रिफाइसेस का एविडेंस मिलता है इन द लेटर वैदिक एज। एंड ये सारे जो कॉम्प्लेक्स या फिर ये सारे जो इलेबोरेट सैक्रिफाइसेस थे, सो वो बेसिकली चीफ या फिर किंग के द्वारा परफॉर्म करवाया जाता था। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 2.1 कंप्लीट होता है। ना हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.2 न्यू क्वेश्चन। सो इस टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस एंड डेवलपमेंट्स हो रहे थे, वैसे वैसे सोसाइटी में रहने वाले जो लोग थे, उनके माइंड में काफी सारे क्वेश्चन अराइज हो रहे थे। सो लोग बहुत ज्यादा क्यूरियस थे कुछ क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने के लिए, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का मतलब क्या होता है, द पॉसिबिलिटीज ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ एंड रीबर्थ, यानी कि क्या डेथ के बाद भी लाइफ का कोई पॉसिबिलिटी होता है, क्या रीबर्थ यानी कि क्या पुनर्जन्म होता है। साथ ही साथ वे सारे लोग जो कि वैदिक ट्रेडिशंस को फॉलो नहीं करते थे, सो उनके माइंड में भी कई सारे क्वेश्चन अराइज होते हैं, जैसे कि अबाउट द सिंगल अल्टीमेट रियलिटी, यानी कि क्या सच में गॉड का एग्जिस्टेंस होता है, या फिर ये सारे जो सैक्रिफाइसल ट्रेडिशन को परफॉर्म किया जाता है हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, सो आखिर इन सारे सैक्रिफाइस का सिग्निफिकेंस क्या है, इनका इंपॉर्टेंस क्या है। सो ऐसे जो कुछ फिलोसफिकल क्वेश्चन है, सो इन सारे फिलोसफिकल क्वेश्चन का इमर्जेंस होता है लोगों के माइंड में। एंड गौतम बुद्ध या फिर लॉर्ड महावीरा जैसे जो थिंकर्स थे, सो वे सारे थिंकर्स इन्हीं सारे क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ना हमारे जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 2.3 डिबेट्स एंड डिस्कशन। सो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में हमें ऐसा कुछ एविडेंस मिलता है जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि हमारे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के दौरान कई सारे डिस्कशन एंड डिबेट्स को कैरी किया जाता था। सो इन्हीं सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट से हमें 64 सेक्ट यानी कि 64 स्कूल ऑफ थॉट्स के बारे में पता चलता है, यानी कि 64 अलग अलग ट्रेडिशंस के बारे में पता चलता है। साथ ही साथ इन सारे बुद्धिस्ट टेक्स्ट के थ्रू हमें ये भी पता चलता है कि इन सारे 64 सेक्ट्स के जो टीचर्स हुआ करते थे, सो वे लोग बेसिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रेवल करते थे एंड अलग अलग लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते थे अबाउट द वैलिडिटी ऑफ देयर फिलोसफी, यानी कि उनका जो फिलोसफी है, उनका जो ट्रेडिशन है, सो उनकी फिलोसफी, उनके ट्रेडिशन को दूसरे लोगों को समझाने की कोशिश करते थे। एंड ये सारे जो डिबेट्स एंड डिस्कशन होता था, ये बेसिकली कुटाग्रहशाला में किया जाता था। सो कुटाग्रहशाला बेसिकली एक हट को कहा गया है जिसका जो रूफ होता है वो पॉइंटेड होता है, यानी कि एक झोपड़ी को ही कुटाग्रहशाला कहा गया है। सो इसी जगह में इन सारे डिबेट एंड डिस्कशन को किया जाता था। साथ ही साथ ग्रुप्स यानी कि पैरों के आसपास की जगहों पे भी इन सारे डिबेट एंड डिस्कशन को किया जाता था। सो लॉर्ड महावीरा एंड गौतम बुद्ध भी कुछ ऐसे ही टीचर थे जो कि अपने अपने सेक्ट या फिर अपना अपना जो स्कूल ऑफ थॉट है, अपना अपना जो ट्रेडिशन है, उसको प्रमोट करते थे, उसको स्प्रेड करते थे। एंड लॉर्ड महावीरा एंड जो गौतम बुद्ध थे, सो वो बेसिकली इंडिविजुअल एजेंसी को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, यानी कि एक व्यक्ति का जो खुद का एफर्ट है, उसका जो खुद का कर्म है, उसको इंपॉर्टेंस देते थे टू अटेन लिबरेशन, यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो उसका जो खुद का कर्म होता है वही मायने रखता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 2.3 भी कंप्लीट होता है। ना नेक्स्ट हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट के बारे में बता रखा है। सो जितने भी इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो उन सारे इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट को त्रिपिटका में कंपोज किया गया है, यानी कि 3 इंपॉर्टेंट टेक्स्ट में कंपोज किया गया है। सो पहला है विनया पिटका। सो ऐसे लोग जो कि संघ को ज्वाइन करते थे, सो संघ बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन था बुद्धा के फॉलोअर्स का। सो ऐसे लोग जो कि संघ को ज्वाइन करते थे, सो उनके लिए जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन था, सो उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को विनया पिटका में लिखा गया है। दूसरा है सुता पिटका। सो गौतम बुद्ध के जितने भी टीचिंग्स थे, सो उन सारे टीचिंग्स को सुता पिटका में लिखा गया है। एंड तीसरा है अभिधामा पिटका। सो अभिधामा पिटका डील करता है विद द फिलोसफिकल मैटर। सो गौतम बुद्ध के द्वारा जो भी फिलोसफिकल थ्योरीज दिया गया था, सो उन सारे फिलोसफिकल थ्योरीज को अभिधम्मा पिटका में लिखा गया है। सो ये 3 इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। नाउ हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3 बियॉन्ड वर्ल्डली प्लेजर द मैसेज ऑफ महावीरा। सो इस टॉपिक में हमें लॉर्ड महावीरा के बारे में एंड जैनिज्म रिलीजियस ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है। सो जब लॉर्ड महावीरा का जन्म होता है, सो जन्म के दौरान उनका नाम वर्धमाना रखा जाता है, बट फिर बाद में यानी कि करीब 6th सेंचुरी बीसी के टाइम पीरियड के दौरान उनके नाम को चेंज करके महावीरा रख दिया जाता है। सो लॉर्ड महावीरा बेसिकली जैनिज्म ट्रेडिशन के 24 तीर्थंकराज थे एंड उनसे पहले जैनिज्म ट्रेडिशन के 23rd तीर्थंकराज रह चुके हैं। सो आखिर तीर्थंकराज का मतलब क्या होता है? सो तीर्थंकराज बेसिकली ऐसे टीचर्स को कहा जाता है जो कि मैन एंड वेमेन को गाइड करता है। सो बेसिकली जैनिज्म ये जो ट्रेडिशन है, सो ये लॉर्ड महावीरा के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, बल्कि उनके द्वारा डेवलप किया गया था। एंड लॉर्ड महावीरा 24 तीर्थंकराज थे जैनिज्म ट्रेडिशन के।
ना नेक्स्ट हमें जैनिज्म ट्रेडिशन के इंपॉर्टेंट आइडियाज या फिर इंपॉर्टेंट फिलोसफीज के बारे में बता रखा है। जो पहला इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हमारा ये जो एंटायर वर्ल्ड है, ये जो पूरी ही दुनिया है वो एनिमेटेड है, यानी कि वो अलाइव है। इनफैक्ट हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी स्टोन, जितने भी रॉक्स एंड जितने भी वाटर है, सो इन सारी चीज़ों में भी लाइफ होता है, इन सारी चीज़ों में भी जान होता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है वो है नॉन इंजरी टू लिविंग बींग्स, यानी कि हमारे इस वर्ल्ड में जितने भी लिविंग बींग्स है, जितने भी लिविंग क्रिएचर है, सो इन सारे लिविंग बींग्स को हमें हार्म नहीं पहुंचाना है, हमें इंजर्ड नहीं करना है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट आइडिया है वो है द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, यानी कि जैनिज्म ट्रेडिशन में अहिंसा यानी कि नॉन वायलेंस का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो किया जाता है। जो फोर्थ इंपॉर्टेंट आइडिया है वो है कि किसी भी इंसान का बर्थ एंड रीबर्थ का जो साइकिल होता है वो उसके कर्म के द्वारा ही शेप किया जाता है। जो फिफ्थ इंपॉर्टेंट फिलोसफी या फिर जो आइडिया है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को अपना जो कर्म का साइकिल है, अपना जो बर्थ एंड रीबर्थ का साइकिल है, इससे अगर किसी भी व्यक्ति को फ्री होना है देन उसके लिए एसेटिसिज्म एंड पेनेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है। सो एसेटिसिज्म का मतलब होता है संन्यास लेना, अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल वे में जीना, एंड पेनेंस का मतलब होता है कड़ी तपस्या को करना। सो अगर किसी भी व्यक्ति को इस कर्मा के साइकिल से फ्री होना है देन उसको एक सन्यासी बनना पड़ेगा और उसे कड़ी तपस्या को करना पड़ेगा। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आइडिया या फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फिलोसफी है वो ये है कि अगर किसी भी व्यक्ति को इस चीज को अचीव करना है, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को एसेटिसिज्म एंड पेनेंस को करना है देन उसके लिए सबसे पहले उन्हें इस वर्ल्ड को रिनाउंस करना पड़ेगा, यानी कि इस वर्ल्ड को छोड़ना पड़ेगा। एंड जो लास्ट आइडिया है वो है मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस इज नेसेसरी फॉर सैल्वेशन, यानी कि अगर किसी व्यक्ति को सैल्वेशन चाहिए, किसी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए तो उसके लिए मोनेस्टिक एग्जिस्टेंस जरूरी होता है, यानी कि उसको एक मॉन्क के रूप में रहना पड़ेगा, एक सन्यासी के रूप में रहना पड़ेगा। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि जितने भी जैना मॉन्क्स एंड नन्स होते थे जो कि जैनिज्म ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे, सो उनको 5 इंपॉर्टेंट प्रोमिसेस लेने पड़ते थे। सो पहला है कि वो लोग कभी भी किसी भी व्यक्ति को मारेंगे नहीं, किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म नहीं पहुंचाएंगे। दूसरा है कि वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। तीसरा है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। फोर्थ है कि वो सेलिबेसी को ऑब्जर्व करेंगे, यानी कि वो कभी भी शादी नहीं करेंगे। एंड फिफ्थ है कि वो कभी भी प्रॉपर्टी को एक्वायर नहीं करेंगे, प्रॉपर्टी को एक्युमुलेट करके नहीं रखेंगे। सो जितने भी जैना मॉन्क्स या फिर नन होते थे, सो जब भी वो जैनिज्म ट्रेडिशन को अडॉप्ट करते थे देन उनको ये 5 प्रोमिसेस लेने पड़ते थे। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3 का इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द इंपॉर्टेंट आइडियाज और फिलोसफी ऑफ जैनिज्म। सो उसमें आपको ये सारी पॉइंट्स लिखना है ना। हमारा जो पहला सब टॉपिक है इस टॉपिक का वो है टॉपिक नंबर 3.1 द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म। सो इसमें हम लोग जैनिज्म ट्रेडिशन के स्प्रेड के बारे में जानेंगे। सो जैनिज्म ट्रेडिशन को बेसिकली जैना लिटरेचर्स के द्वारा एंड जैना स्क्रिप्चर्स के द्वारा ही स्प्रेड किया जाता है। सो अगर हम लोग जैना लिटरेचर्स की बात करें, यानी कि टेक्स्ट की बात करें, सो अलग अलग लैंग्वेजेस में इन सारे टेक्स्ट को लिखे गए थे, जैसे कि प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल। एंड अगर हम लोग जैना स्क्रिप्चर्स की बात करें, यानी कि मूर्तियों की बात करें, सो तीर्थंकरास के जितने भी डिवोटीज होते थे, जितने भी भक्त होते थे, सो उनके द्वारा ही ये सारे स्क्रिप्चर्स को प्रोड्यूस किया जाता था। सो लिटरेचर्स एंड स्क्रिप्चर्स के द्वारा जैनिज्म ट्रेडिशन को स्प्रेड किया जाता है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 3 कंप्लीट होता है ना। हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 4, जो अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो टॉपिक का नाम है द बुद्धा एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट। सो इस टॉपिक में हम लोग गौतम बुद्ध के बारे में पढ़ने वाले हैं एंड उनका जो खोज था एनलाइटमेंट के लिए, यानी कि सुप्रीम नॉलेज के लिए, निर्वाणा के लिए, सो उनके क्वेस्ट के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सो गौतम बुद्ध का भी जब जन्म होता है, सो जन्म के दौरान उनका नाम सिद्धार्था रखा जाता है एंड वो बेसिकली शाक्य क्लैन के एक चीफ के बेटे थे। सो गौतम बुद्ध का एक बहुत ही शेल्टर अपब्रिंगिंग होता है, यानी कि बहुत ही प्रोटेक्टेड तरीके से उनका पालन पोषण किया जाता है विद इन द पैलेस। बट एक दिन गौतम बुद्ध अपने चैरियोटर को कहते हैं कि मुझे बाहर लेके चलो, मुझे सिटी में लेके चलो। सो एक दिन वो अपने चैरियोटर के साथ सिटी की जर्नी में जाते हैं। सो उनका जो पहला एक्सपीरियंस होता है सिटी में, उनका जो पहला जर्नी होता है वो बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटिक, बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है। सो सिटी में जर्नी करने के दौरान उनके सामने 4 दृश्य आते हैं। सो पहला जो साइड या फिर पहला जो दृश्य है वो है एन ओल्ड मैन, यानी कि वो एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं। दूसरा जो साइट है वो है अ सिक मैन, यानी कि नेक्स्ट वो एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। एंड तीसरा जो साइट है वो है अ कॉर्प्स, यानी कि वो एक डेड बॉडी को देखते हैं। सो इन तीनों ही दृश्य को देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा पेन महसूस करते हैं। उन्हें ह्यूमन बींग्स की रियलिटी के बारे में पता लगता है कि ह्यूमन बॉडी का जो डीके एंड डिस्ट्रक्शन है वो इनएविटेबल है, यानी कि हर एक ह्यूमन बींग को एक ना एक दिन जरूर मरना पड़ेगा, हर एक ह्यूमन बींग का एक ना एक दिन डेथ जरूर आता है। सो इन तीनों ही दृश्यों को देखने के बाद उन्हें ह्यूमन बींग्स के हार्श रियलिटीज के बारे में पता चलता है। एंड जो चौथा दृश्य जो कि वो देखते हैं वो है आ मेंडिकेंट, यानी कि वो एक भिक्षुक को देखते हैं, एक सन्यासी को देखते हैं। सो भिक्षुक को देखने के बाद उनके मन में थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि भिक्षुक को देखने के बाद वो ये सोचते हैं कि ये जो मेंडिकेंट है इसके पास घर नहीं है, इसके पास खाने के लिए खाना नहीं है, बट फिर भी ये कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है, कितना ज़्यादा खुश है। सो भिक्षुक को देखने के बाद वो भी ये डिसाइड करते हैं कि वो भी एक मॉन्क बन जाएंगे, वो भी एक सन्यासी बन जाएंगे। सो उसके बाद वो अपने पैलेस को छोड़ देते हैं एंड उसके बाद वो अपने ट्रुथ की खोज में, यानी कि अपनी खुद की सच्चाई की खोज में निकल पड़ते हैं।
सो कई सारे एक्सट्रीम मेथड को फॉलो करने के बाद, बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या करने के बाद फाइनली वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं कुछ दिनों तक मेडिटेट करूंगा। सो मेडिटेट करने के दौरान ही उन्हें इनलाइटमेंट मिल जाता है, वो इनलाइटमेंट को अटेन करते हैं, यानी कि उन्हें सुप्रीम नॉलेज मिल जाता है। एंड उसके बाद से ही सिद्धार्था को बुद्धा कहा जाने लगा, जिसका मतलब होता है द इनलाइटेंड वन। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 5, द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। सो इस टॉपिक में हमें बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में या फिर बुद्धिज्म का जो इंपॉर्टेंट फिलोसफी या फिर जो इंपॉर्टेंट आइडियाज है उसके बारे में बता रखा है। सो जो पहला इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हमारा ये पूरा ही जो वर्ल्ड है ये ट्रांसिस्ट है, यानी कि ये कंसिस्टेंटली चेंज होते जाता है, ये लगातार चेंज होते जाता है, जिसको बुद्धिज्म में अनिका कहा गया है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हमारा ये जो वर्ल्ड है ये सोललेस भी है, एंड इसको बुद्धिज्म में अनाता कहा गया है। दैट मीन्स कि हमारे इस वर्ल्ड में कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कुछ भी चीज़ इटर्नल नहीं है, यानी कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। जो थर्ड इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि हमारा ये जो ट्रांसिस्ट वर्ल्ड है, यानी कि हमारा ये जो लगातार चेंज होने वाला वर्ल्ड है, सो इस वर्ल्ड में जो दुख है, जो सॉरो है, वो ह्यूमन एग्जिस्टेंस का एक रियलिटी है, एक सच्चाई है। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट फिलोसफी या फिर जो फोर्थ इंपॉर्टेंट आइडिया है वो ये है कि गौतम बुद्ध के द्वारा लोगों को मिडिल पाथ को फॉलो करने के लिए कहा गया था। यानी कि अगर किसी भी ह्यूमन बीइंग को, किसी भी व्यक्ति को इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रबल्स है, इस वर्ल्ड में जितने भी प्रॉब्लम्स है, या फिर उनके लाइफ में जितना भी दुख तकलीफ है, सो अगर किसी भी व्यक्ति को इन सारे दुख तकलीफ से फ्री होना है, देन अगर वो मिडिल पाथ को फॉलो करता है बिटवीन द सेवियर पेनेंस एंड सेल्फ इंडल्जेंस, देन वो इन सारे ट्रबल से फ्री हो सकता है। दैट मीन्स कि गौतम बुद्ध के द्वारा ये कहा गया था जो सेवियर पेनेंस होता है, यानी कि जो कड़ी तपस्या होता है, सो किसी भी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कड़ी तपस्या भी नहीं करना चाहिए और ज़्यादा सेल्फ इंडल्जेंस भी नहीं करना चाहिए, यानी कि अपने लाइफ को बहुत ही लग्जरी तरीके से भी नहीं जीना चाहिए। सो अगर कोई भी व्यक्ति मिडिल पाथ को फॉलो करता है, यानी कि ना ज़्यादा वो कड़ी तपस्या को करता है और ना ही ज़्यादा वो अपने लाइफ को बहुत ही लग्जरी वे से जीता है, सो अगर कोई भी व्यक्ति इस मिडिल पाथ को फॉलो करता है, देन वो व्यक्ति इस वर्ल्ड में जितने भी ट्रबल्स है, सो इन सारे ट्रबल से फ्री हो सकता है। सो यही 4 इंपॉर्टेंट आइडियाज या फिर फिलोसफीज है बुद्धिज्म ट्रेडिशन में। सो विद दिस टॉपिक नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। सो अगर इस टॉपिक को आपको और भी अच्छी तरीके से समझना है, देन प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट वॉच द डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है द फॉलोवर्स ऑफ द बुद्धा। सो इस टॉपिक में हमें बुद्धा के फॉलोवर्स या फिर बुद्धा के डिसाइपल्स के बारे में बता रखा है। सो बुद्धा के जितने भी फॉलोवर्स थे उनको भिक्खुस या फिर भिक्खुनीस कहा जाता था। सो जितने भी मॉन्क्स होते थे, यानी कि वे सारे सन्यासी जो कि मेल होते थे, जो कि पुरुष होते थे, सो उन सारे सन्यासियों को भिक्खुस कहा जाता था। एंड जितने भी नन्स होती थी, यानी कि वे सारी सन्यासी जो कि फीमेल होती थी, सो उन सारी सन्यासियों को भिक्खुनीस कहा जाता था। सो बुद्धा के जितने भी फॉलोवर्स थे उनको भिक्खुस या फिर भिक्खुनीस कहा जाता था। साथ ही साथ बुद्धा के द्वारा एक संघ को भी फाउंड किया गया था, जो कि मॉन्क्स का एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक इंस्टीट्यूशन था। सो इस संघ के जितने भी मेंबर्स थे, यानी कि ये सारे जितने भी मॉन्क्स थे, सो वो अपने लाइफ को बहुत ही सिंपल वे में बिताते थे और उनके सर्वाइवल के लिए जो भी नेसेसरी होता था, जो भी जरूरी होता था, सो उन्हीं सारी चीजों को वो अपने पास रखते थे। एंड वो बेसिकली आर्म्स के ऊपर ही डिपेंड होते थे, यानी कि दान दक्षिणा के ऊपर ही डिपेंड होते थे अपने सर्वाइवल के लिए। ना नेक्स्ट हमें बुद्धा के डियरेस्ट डिसाइपल यानी कि सबसे प्रिय शिष्य के बारे में बता रखा है, जिनका नाम था अनंदा। एंड अनंदा ने ही कहीं ना कहीं बुद्धा को परसुएट किया था, बुद्धा को मनाया था कि हमें संघ में वेमेन को भी अलाउ करना चाहिए, यानी कि हमें संघ में भिक्खुनीस को भी अलाउ करना चाहिए। सो बुद्धा की जो फॉस्टर मदर थी, यानी कि वो मदर जिन्होंने बुद्धा का पालन पोषण किया था, जिनका नाम था महाप्रजापति गौतमी, सो वो पहली वेमेन भिक्खुनी बनती है। वो ऐसी पहली वेमेन थी जिन्होंने बुद्धा के संघ को ज्वाइन किया था। ना नेक्स्ट हमें ये बता रखा है कि बुद्धा के जितने भी फॉलोवर्स थे, सो कौन कौन ऐसे लोग होते थे जो कि बुद्धा के फॉलोवर्स बनते थे। सो बेसिकली बहुत सारे ऐसे किंग थे, बहुत सारे ऐसे वेल्दी मैन थे, गृहपतिस थे, इवन जितने भी वर्कर्स थे, स्लेव्स थे, या फिर जो क्राफ्ट्स पर्सन थे, सो ये सारे ही लोग बुद्धा के फॉलोवर्स बनते थे, बुद्धा के डिसाइपल्स बनते थे। सो विद दिस टॉपिक नंबर 6 भी कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7, दैट इज स्तूपास। सो ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो इस टॉपिक में हम लोग स्तूपास के बारे में बहुत ही डिटेल वे में डिस्कस करने वाले हैं। सो जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जितने भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, सो उन सारे लिटरेचर या फिर टेक्स्ट में हमें कुछ ऐसे प्लेसेस के बारे में पता चलता है जो कि गौतम बुद्ध के लाइफ से रिलेटेड थे। एंड इन सारे प्लेसेस को बहुत ज्यादा सैक्रेड यानी कि बहुत ज्यादा पवित्र माना गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो पहला प्लेस है वो है लुम्बिनी, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है बोध गया, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने इनलाइटमेंट को अटेन किया था, यानी कि सुप्रीम नॉलेज को अटेन किया था। जो तीसरा इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है सारनाथ, जहाँ पे गौतम बुद्ध ने अपने फर्स्ट सरमॉन को दिया था, यानी कि अपना उन्होंने पहला उपदेश दिया था। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट प्लेस है वो है कुशीनगर, जहाँ पे बुद्धा ने निब्बन्ना को अटेन किया था, यानी कि जहाँ पे बुद्धा का डेथ हुआ था, जहाँ पे बुद्धा को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। सो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस है, सो इन सारे ही इंपॉर्टेंट प्लेसेस को बहुत ज्यादा सैक्रेड
सेक्रेड माना जाता है, बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है ना। हमारा टॉपिक नंबर 7 का जो पहला सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7.1 व्हाई वर स्तूपास बिल्ट, यानी कि आखिर इन सारे स्तूपास को क्यों बनाया जाता था एंड स्तूपास बुद्धिज्म का एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर क्यों है। सो इसका रीजन ये है कि इन सारे स्तूपास में बेसिकली बुद्धा के रेलिक्स यानी कि बुद्धा के अवशेष को बरीड किया गया है, दफनाया गया है। दैट मीन्स कि बुद्धा के जितने भी बॉडीली रिमेन्स थे, यानी कि उनके बॉडी के जितने भी अवशेष थे, जितने भी पार्ट्स थे, या फिर वे सारे ऑब्जेक्ट्स जो कि बुद्धा के द्वारा यूज किया जाता था, सो इन सारे बुद्धा के अवशेषों को इन सारे स्तूपास के नीचे ही बरीड किया गया है। सो इसीलिए स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। सो ऐसी जगह जिन सारी जगहों पे बुद्धा के रेलिक्स को दफनाया जाता था, सो उन्हीं सारी जगहों में इन सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट किया जाता था। सो जितने भी स्तूपास है वो बेसिकली बुद्धा या फिर बुद्धिज्म के बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्बलम है, यानी कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंबल है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चिन्ह है ना। नेक्स्ट हमें अशोकावदना के बारे में बता रखा है, जो कि एक इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। सो इस टेक्स्ट में हमें यह बता रखा है कि जो किंग अशोका थे, सो किंग अशोका ने काफी सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑर्डर दिया था इन इंपॉर्टेंट टाउन्स लाइक बरहुत, सांची एंड सारनाथ। सो इन सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स में आपको जो स्तूपास देखने को मिलते हैं, सो वो बेसिकली एम्पायर अशोका के द्वारा ही कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। सो विद दिस टॉपिक नंबर 7.1 भी कंप्लीट होता है ना। हमारे जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7.2 दैट इज हाउ वर स्तूपास बिल्ट, यानी कि आखिर इन सारे स्तूपास को किस तरीके से बनाया जाता था एंड स्तूपास को बिल्ड करने में जो भी खर्चा आता था, जिन भी रिसोर्सेज का जरूरत पड़ता था, सो आखिर ये सारे खर्चे कौन उठाते थे, कौन व्यक्ति इन सारे रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता था। सो इसका आंसर बेसिकली हमें स्तूपास के द्वारा ही मिल जाता है। सो स्तूपास में ही कई सारे इंस्क्रिप्शन लिखे गए हैं। सो उन सारे इंस्क्रिप्शन में हमें ऐसे लोगों के बारे में पता चलता है जिन सारे लोगों ने स्तूपास को बिल्ड करने में एंड स्तूपास को डेकोरेट करने में काफी सारे डोनेशन को प्रोवाइड किया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल उस टाइम पीरियड के जो इंपॉर्टेंट रूलर्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल सतवाहना रूलर्स, सो उन्होंने काफी सारे डोनेशन को प्रोवाइड किया था स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के जितने भी गिल्ड्स हुआ करते थे, जितने भी लोगों के ऑर्गेनाइजेशन हुआ करते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल आइवरी वर्कर्स, सो इन सारे गिल्ड्स के द्वारा भी कई सारे डोनेशन को दिया जाता था। सो सांची में जिस स्तूपा को बनाया गया था, सो उस स्तूपा में जो 4 इंपॉर्टेंट गेटवेज है, सो उन 4 इंपॉर्टेंट गेटवेज में से जो एक गेटवे है, सो उस गेटवे को बनाने का जितना भी खर्चा हुआ था, सो वो बेसिकली आइवरी वर्कर्स के गिल्ड के द्वारा ही प्रोवाइड किया गया था। इसके अलावा उस टाइम पीरियड में रहने वाले जितने भी कॉमन मैन एंड वेमेन थे, सो वे लोग भी काफी सारे डोनेशन को करते थे। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान जितने भी भिक्खुस या फिर भिक्खुनीस होते थे, जितने भी मॉन्क्स या फिर नन्स होते थे, सो वो लोग भी डोनेशन को प्रोवाइड करते थे इन सारे स्तूपास को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 7.3 दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द स्तूपा। सो ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक में हमें स्तूपा के स्ट्रक्चर के बारे में बता रखा है। सो एज आई हैव सेड कि स्तूपा एक सेमी सर्कुलर या फिर एक डोम शेप के स्ट्रक्चर को कहा जाता है, जो कि बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड होता है। सो इस टॉपिक में हमें स्तूपा के सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बता रखा है। सो जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है अंडा। सो इस स्तूपा में आप ये जो सेमी सर्कुलर या फिर ये जो डोम शेप का पार्ट देख रहे हैं, सो इसी को अंडा कहा जाता है। जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है हर्मिका। सो इस अंडा के जस्ट ऊपर आप ये जो बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, सो इसी बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर को हर्मिका कहा जाता है। जो तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है यस्ती। सो इस बैल्कनी लाइक स्ट्रक्चर के बीच में आपको ये जो मास्ट यानी कि एक जो खंबा जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, सो इसी को यस्ती कहा जाता है। एंड जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है छतरी। सो ये जो यस्ती है यानी कि ये जो खंबा जैसा स्ट्रक्चर है, सो इस स्ट्रक्चर के चारों ही साइड में अम्ब्रेला जैसा स्ट्रक्चर को क्रिएट किया गया है एंड उसी अम्ब्रेला जैसे स्ट्रक्चर को ही छतरी कहा जाता है। सो ये 4 इंपॉर्टेंट पार्ट है इस स्तूपा के एंड इन 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स के अलावा आप इस स्तूपा में 4 इंपॉर्टेंट गेटवेज को भी देख सकते हो इन द नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट डायरेक्शन। सो इन चारों ही इंपॉर्टेंट गेटवेज को तोरण द्वार कहा जाता था। सो कोई भी जो वर्शिपर होता था वो बेसिकली ईस्टर्न गेटवे से ही स्तूपा में एंटर करता था एंड स्तूपा में एंटर करने के बाद वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्तूपा के चक्कर को मारता था। सो इस तरीके से कोई भी जो वर्शिपर होता था वो स्तूपा की वर्शिपिंग किया करता था। सो विद दिस टॉपिक नंबर 7.3 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 8 डिस्कवरिंग स्तूपास द फेट ऑफ अमरावती एंड सांची। सो जिस तरीके से हमें सांची में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट स्तूपा देखने को मिलता है, सिमिलरली उसी तरीके से अमरावती जो कि एक इंपॉर्टेंट सिटी है आज के प्रेजेंट डे आंध्र प्रदेश में, सो अमरावती में भी हमें एक स्तूपा देखने को मिला है। बट आज के टाइम पीरियड में वो स्तूपा बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। सो टॉपिक के स्टार्टिंग में हमें ये बता रखा है कि 1796 के टाइम पीरियड के दौरान उस एरिया के एक लोकल राजा थे। सो उन्होंने अमरावती में बुद्धिस्ट स्तूपा के रुइंस को डिस्कवर किया था। बट उस टाइम पीरियड के दौरान लोगों को स्तूपास के इंपॉर्टेंस के बारे में नहीं पता था कि स्तूपास जो होते हैं वो बेसिकली बुद्धिज्म ट्रेडिशन से ही रिलेटेड होते हैं। साथ ही साथ उस टाइम पीरियड के दौरान ही एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था कॉलिन मैकेंजी। सो कॉलिन मैकेंजी उस साइट में विजिट करते हैं एंड उस स्तूपा में जितने भी इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स को बनाए गए थे, सो उन सारे स्कल्पचर
स्ट्रक्चर्स के ड्राइंग्स को भी बनाते हैं, बट उनका जो भी रिपोर्ट होता है सो उन सारी रिपोर्ट को कभी भी पब्लिश नहीं किया जाता है। बट जब फाइनली 1854 में उस एरिया के जो कमिश्नर थे जिनका नाम था वॉल्टर इलॉयड, सो वॉल्टर इलॉयड जब उस स्तूपा के वेस्टर्न गेटवे की रिमेनिंग्स को डिस्कवर करते हैं, सो उसके बाद ही लोगों को स्तूपास के इंपॉर्टेंस के बारे में पता चलता है। उसके बाद ही लोगों को ये पता चलता है कि अमरावती में ये जो स्तूपा है, ये जो स्ट्रक्चर है, सो ये सबसे लार्जेस्ट एंड सबसे मैग्निफिशेंट बुद्धिस्ट स्तूपास हुआ करता था। सो जब लोगों को अमरावती के स्तूपा के इंपॉर्टेंस के बारे में पता लगा, सो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो कि उस स्तूपा के इंपॉर्टेंट पार्ट या फिर इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स को अपने साथ अलग अलग जगह पे लेके चले गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इंडिया ऑफिस एंड इवन लंदन। सो इन सारे अलग अलग जगहों पे इस स्तूपा के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को लेकर ये सारे लोग चले गए, जिसकी वजह से आज के टाइम पीरियड में अमरावती में जो स्तूपा है वो बहुत ही बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया है, डैमेज हो गया है। वेरस अगर हम लोग सांची के स्तूपा की बात करें, सो सांची में जो स्तूपा है वो आज के टाइम पीरियड में भी बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व है, क्योंकि उस स्तूपा को बहुत ही अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा गया है। सो विद दिस टॉपिक नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 9, दैट इज स्कल्पचर। सो स्कल्पचर का मतलब क्या होता है? सो स्कल्पचर बेसिकली मूर्तियों को कहा जाता है। जब भी किसी भी स्टोन में कार्विंग किया जाता है, स्टोन में खुदाई करके मूर्तियों को बनाया जाता है, देन उसी को स्कल्पचर कहा जाता है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्टोन है, सो इस पर्टिकुलर स्टोन में कार्विंग करके खुदाई करके जो मूर्ति बनाई गई है, सो इसी को स्कल्पचर कहा जाता है। सो हमारा टॉपिक नंबर 9 का जो पहला सब टॉपिक है वो है स्टोरीज इन स्टोन। सो इस सब टॉपिक में हमें ये बता रखा है कि सांची के स्तूपा में जितने भी गेटवेज को बनाया गया है, सो उन सारे गेटवेज में हमें कई सारे ऐसे स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं जिन सारे स्कल्पचर्स के द्वारा हमें कुछ कुछ स्टोरीज के बारे में पता लगता है, जिन सारे स्कल्पचर्स में किसी न किसी स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है। सो ये जो पर्टिकुलर इमेज है, सो ये सांची के नॉर्थर्न गेटवे का एक पार्ट है। सो इस पर्टिकुलर स्कल्पचर में आप ये जो पार्ट देख रहे हैं, ये जो पर्टिकुलर स्कल्पचर देख रहे हैं, सो इस पर्टिकुलर स्कल्पचर में वसंतरा जताका के एक सीन को डिपिक्ट किया गया है। सो वसंतरा जताका बेसिकली एक ऐसा स्टोरी है जिसमें हमें एक जेनरस प्रिंस के बारे में बता रखा है, यानी कि एक बहुत ही दयालु राजा के बारे में बता रखा है, जिन्होंने अपना सब कुछ ब्राह्मण्स को दान कर दिया एंड जो अपनी फैमिली के साथ फॉरेस्ट में रहने के लिए चले गए। सो इस स्टोरी के ही सीन को इस स्कल्पचर में डिपिक्ट किया गया है। सो हमें स्कल्पचर्स के द्वारा कई सारे इंपॉर्टेंट स्टोरीज के बारे में भी पता चलता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 9.2, दैट इज सिंबल्स ऑफ वर्शिप। सो इस सब टॉपिक में हमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिंबल्स के बारे में बता रखा है जिनकी बुद्धिस्ट पीपल वर्शिप किया करते थे। सो बेसिकली जो भी अर्ली स्कल्पटर्स थे, यानी कि जो भी अर्ली मूर्तिकार थे जिन्होंने इन सारे गेटवेज में स्कल्पचर्स को बनाया था, सो वे सारे मूर्तिकार बुद्धा को किसी भी ह्यूमन फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं करते थे, बल्कि बुद्धा के प्रेजेंस को शो करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एन एम्प्टी सीट, यानी कि एक खाली स्थान। सो एक जो खाली स्थान है पेड़ के नीचे, सो वो बेसिकली बुद्धा के मेडिटेशन को ही रिप्रेजेंट करता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है स्तूपा। सो पूरा ही जो स्तूपा है वो गौतम बुद्ध के महापरिनिब्बना को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि गौतम बुद्ध का जब डेथ हो जाता है, उनको जब निब्बना मिल जाता है, यानी कि उनको जब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, सो उसी महापरिनिब्बना को स्तूपा के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। एंड तीसरा जो इंपॉर्टेंट सिंबल है वो है व्हील। सो व्हील बेसिकली बुद्धा का जो पहला सरमॉन था, उनका जो पहला उपदेश था जो कि उन्होंने सारनाथ में दिया था, सो उसी चीज को एक व्हील रिप्रेजेंट करता है। सो शुरुआत के जो स्कल्पटर्स थे वो बेसिकली बुद्धा के प्रेजेंस को शो करने के लिए अलग अलग सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे। ना हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 9.3, दैट इज पॉपुलर ट्रेडिशन। सो इस टॉपिक में हमें कुछ ऐसे स्कल्पचर्स के बारे में बता रखा है जो कि डायरेक्टली बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है। सो पहला जो इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है वो है अ ब्यूटीफुल वुमेन। सो जैसे कि आप ये स्कल्पचर देख सकते हैं कि एक गेटवे के एज में, यानी कि एक गेटवे के कोने में आप यहाँ पे जो एक ब्यूटीफुल सा वुमेन का स्कल्पचर देख रहे हैं जो कि एक ट्री को पकड़े हुए झूल रही है। सो ये जो स्कल्पचर है ये डायरेक्टली बुद्धिज्म आइडियाज या फिर बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है। सो जब स्कॉलर्स ने दूसरे ट्रेडिशंस के टेक्स्ट को स्टडी किया, सो हमें संस्कृत टेक्स्ट में इस वुमेन के बारे में पता चलता है। सो ये जो वुमेन है ये बेसिकली सालावंजिका है। सो एक पॉपुलर बिलीफ के अकॉर्डिंग सालावंजिका एक ऐसी वुमेन हुआ करती थी जिनका जो टच होता था वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल होता था, यानी कि अगर ये जो वुमेन है ये किसी भी ट्री को टच करती थी देन उस ट्री में फ्लावर्स खिलने लगते थे, फ्रूट्स बियर करने लगते थे। सो इसी वुमेन को इस गेटवे में डिपिक्ट किया गया है। ना जो दूसरा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है वो ये है कि सांची के स्तूपा के गेटवेज में हमें कई सारे एनिमल्स के भी डिपिक्शन देखने को मिलते हैं, एनिमल्स के भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट, हॉर्स, मंकीज एंड कैटल। सो इन सारे एनिमल्स के भी डिपिक्शन या फिर स्कल्पचर्स हमें सांची के स्तूपा के गेटवेज में देखने को मिलता है।
ना जो तीसरा इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है वो है एक वेमन का स्कल्पचर जो कि चारों ही तरफ से लोटस एंड एलिफेंट्स के द्वारा सराउंडेड है। सो जैसे कि आप इस इमेज में भी देख सकते हैं कि ये जो वेमन है सो ये चारों ही तरफ से लोटस एंड एलिफेंट्स के द्वारा सराउंडेड है। सो इस इमेज को देखकर हमें ऐसा लगता है कि ये दोनों ही जो एलिफेंट्स है वो इस वेमन के ऊपर वाटर का छिड़काव कर रहे हैं। देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ अभिषेका को परफॉर्म किया जा रहा है। सो कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग ये जो वेमन है सो ये माया है जो कि बुद्धा की ओरिजिनल मदर थी, बट कुछ दूसरे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो वेमन है ये बेसिकली गजलक्ष्मी है जिसको गुड फॉर्चून का गॉडेसेस माना जाता था, यानी कि अच्छी किस्मत का देवी माना जाता था। एंड नाउ अगर हम लोग फोर्थ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स की बात करें सो वो है सर्पेंट का स्कल्पचर यानी कि सांपों का स्कल्पचर्स या फिर मूर्तियां। सो आर्कियोलॉजिस्ट या फिर हिस्टोरियंस को सांची की स्तूपा के पिलर्स में कई सारे सांपों के भी स्कल्पचर्स देखने को मिलते हैं। सो ये सारे जितने भी स्कल्पचर्स है सो ये सारे कुछ पॉपुलर ट्रेडिशन से ही रिलेटेड है जो कि डायरेक्टली बुद्धिज्म ट्रेडिशन से रिलेटेड नहीं है। ना जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10 न्यू रिलीजियस ट्रेडिशन। सो इस टॉपिक में हमें जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के अलावा कुछ दूसरे न्यू एंड इंपॉर्टेंट रिलीजियस ट्रेडिशंस के बारे में बता रखा है। सो टॉपिक नंबर 10 का जो पहला सब टॉपिक है वो है द डेवलपमेंट ऑफ महायाना बुद्धिज्म। सो ये टॉपिक भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इस टॉपिक में हमें महायाना बुद्धिज्म के डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है। सो इस टॉपिक में हमें हिनायाना बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म दोनों ही तरीके के बुद्धिज्म के बारे में बता रखा है। सो सबसे पहले हम लोग हिनायाना बुद्धिज्म को डिस्कस करते हैं। सो जो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स थे सो उन्हीं सारे अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स या फिर बुद्धिज्म का जो अर्ली फेज था सो उसी को हिनायाना बुद्धिज्म कहा जाता है। सो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स में बेसिकली किसी भी व्यक्ति का जो सेल्फ एफर्ट होता है, उसका जो खुद का कर्म होता है इन अचीविंग निब्बना, उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। यानी कि अगर किसी भी व्यक्ति को लिबरेशन चाहिए, किसी भी व्यक्ति को मुक्ति चाहिए, तो उसका जो खुद का कर्म है वही बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो अर्ली बुद्धिस्ट टीचिंग्स में किसी भी व्यक्ति के सेल्फ एफर्ट को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता था। साथ ही साथ अर्ली बुद्धिज्म में बुद्धा को एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही माना जाता था जिन्होंने एनलाइटमेंट को अटेन किया है अपने खुद के एफर्ट्स के द्वारा। सो ये जो ओल्डर ट्रेडिशन था, ये जो पुराना ट्रेडिशन था बुद्धिज्म में, सो इसी को हिनायाना बुद्धिज्म कहा गया है जिसका मतलब होता है द लीजर व्हीकल। एंड हिनायाना बुद्धिज्म के जितने भी फॉलोअर्स हुआ करते थे सो उन सारे फॉलोअर्स को थेरावदिन्स कहा जाता था। वेरस अगर हम लोग महायाना बुद्धिज्म की बात करें सो बुद्धिज्म में बाद के जितने भी बुद्धिस्ट टीचिंग्स है, स्पेशली फर्स्ट सेंचुरी सीई के बाद के बुद्धिज्म में हमें जितने भी डेवलपमेंट्स या फिर चेंजेस देखने को मिले सो उन्हें सारे लेटर बुद्धिस्ट टीचिंग्स या फिर ट्रेडिशन को ही महायाना बुद्धिज्म कहा गया है। सो महायाना बुद्धिज्म में सेवियर का जो कॉन्सेप्ट या फिर जो आइडिया है उसका इमर्जेंस होता है, यानी कि गौतम बुद्ध को एक सेवियर के रूप में, एक रक्षक के रूप में रिगार्ड किया जाने लगा। साथ ही साथ लेटर बुद्धिज्म में बुद्धा को एक ऐसा व्यक्ति माना जाने लगा जो कि दूसरे व्यक्तियों को सल्वेशन दिला सकते हैं, यानी कि दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति दिला सकते हैं। साथ ही साथ महायाना बुद्धिज्म में बोधिसत्वास का जो कॉन्सेप्ट है उसका भी इमर्जेंस होता है, उसका भी डेवलपमेंट होता है। सो बोधिसत्वास बेसिकली कुछ ऐसे बहुत ही दयालु व्यक्तियों को कहा जाता है जिन्होंने अपने खुद के एफर्ट्स से, जिन्होंने अपने खुद के कर्मों से कुछ मैरिट्स को अचीव किया है, यानी कि कुछ क्वालिटीज को अचीव किया है जिसके द्वारा उन्हें भी निब्बना मिल सकता है। बट इन सारे लोगों ने निब्बना को अटेन नहीं किया है, बल्कि अपना जो भी क्वालिटीज या फिर अपना जो भी नॉलेज है उसका इस्तेमाल दूसरे व्यक्तियों की हेल्प करने में किया है। सो इन्हीं सारे लोगों को बोधिसत्वास कहा जाता था। सो लेटर के ट्रेडिशन में बुद्धा या फिर बोधिसत्वास के इमेज को वर्शिप करना, सो ये जो ट्रेडिशन था इसको इंपॉर्टेंस दिया जाने लगा। सो ये जो न्यू वे ऑफ थिंकिंग था, ये जो नया बुद्धिज्म ट्रेडिशन था, सो इसी को महायाना बुद्धिज्म कहा गया है जिसका मतलब होता है द ग्रेट व्हीकल। सो ये टॉपिक सच में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है अबाउट द डिफरेंस बिटवीन हिनायाना बुद्धिज्म एंड महायाना बुद्धिज्म। सो विद दिस टॉपिक नंबर 10.1 भी कंप्लीट होता है। नाउ हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10.2 दैट इज द ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। सो इस सब टॉपिक में हमें हिंदुइज्म ट्रेडिशन के बारे में बता रखा है। सो इस टॉपिक में सबसे पहले हमें हिंदुइज्म के दो इंपॉर्टेंट फॉर्म के बारे में बता रखा है, दैट इज वैष्णविज्म, जिसमें भगवान विष्णु को एक प्रिंसिपल डीटी माना जाता है, भगवान विष्णु को एक सुप्रीम गॉड माना जाता है। एंड दूसरा है शैविज्म, जिसमें लॉर्ड शिवा को एक इंपॉर्टेंट डीटी या फिर एक चीफ गॉड माना जाता है। सो वैष्णविज्म ये जो ट्रेडिशन है, सो इस ट्रेडिशन में भगवान विष्णु के 10 अवतार को रिगार्ड किया जाता है। एंड ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने हमारी दुनिया में 10 अवतार को लिया था टू सेव द वर्ल्ड, हमारी दुनिया को सेव करने के लिए फ्रॉम द इविल फोर्सेस। सो ये वैष्णविज्म का एक बिलीफ है। ना अगर हम लोग इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स की बात करें रिलेटेड टू द हिंदुइज्म ट्रेडिशन, सो बेसिकली जो भगवान शिवा है, सो भगवान शिवा को लिंगा के रूप में भी सिंबलाइज किया जाता है। साथ ही साथ भगवान शिवा को ह्यूमन फॉर्म में भी डिपिक्ट किया जाता है। इसके अलावा हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफी सारे ऐसे अलग अलग देवी देवताओं की, काफी सारे ऐसे अलग अलग डीटीज के स्क्रिप्चर्स देखने को मिलते हैं जिनको बहुत ही अच्छी तरीके से डिपिक्ट किया गया है विद देयर हेड ड्रेसेस, यानी कि सिर पे वो लोग जो कुछ भी पहनते थे उनके साथ उनको डिपिक्ट किया गया है स्क्रिप्चर्स में, या फिर वे लोग जो भी ऑर्नामेंट्स को पहनते थे अपने हाथ में, जिन भी वेपन्स को या फिर जिन भी ऑब्जेक्ट्स को कैरी करते थे, सो इन सारे सिंबल्स के साथ अलग अलग देवी देवताओं को स्कल्पचर्स में डिपिक्ट किया गया है।
एंड एट द लास्ट हमें ये बता रखा है कि अलग अलग देवी देवताओं से रिलेटेड जितने भी स्टोरीज है सो वे सारी स्टोरीज हमें अलग अलग पुराण में देखने को मिलता है, जो कि बेसिकली ब्राह्मण्स के द्वारा ही कंपोज किया गया था 5th सेंचुरी सीई के टाइम पीरियड के दौरान। सो विद दिस टॉपिक नंबर 10.2 भी कंप्लीट होता है। ना हमारा जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 10.3 दैट इज बिल्डिंग टेम्पल्स। सो इस सब टॉपिक में हम लोग टेम्पल्स के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो जो भी अर्ली टेम्पल्स थे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, सो वो बेसिकली एक बहुत ही छोटे से स्क्वायर रूम की तरह बनाया जाता था जिसको गर्भगृह कहा जाता था। बट धीरे धीरे उन सारे टेम्पल्स में एक टॉल स्ट्रक्चर को बनाया जाने लगा जिनको शिखरा कहा जाता था। एंड इसके बाद ग्रेजुअली धीरे धीरे टेम्पल के वॉल्स में कई सारे स्कल्पचर्स यानी कि कई सारी मूर्तियों को भी बनाया जाने लगा। धीरे धीरे टेम्पल्स के आसपास में असेंबली हॉल, टेम्पल में कई सारे ह्यूज वॉल्स एंड गेटवेज को भी बनाया जाने लगा। एंड अगर हम लोग अर्ली टेम्पल्स की बात करें सो हमें हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में काफ़ी सारे ऐसे टेम्पल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि बहुत ही ह्यूज रॉक या फिर बड़े बड़े पहाड़ों को कट करके बनाया गया था। एंड इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है कैलाशनाथ टेम्पल जो कि महाराष्ट्र में है। सो कैलाशनाथ टेम्पल को एक सिंगल पहाड़, एक सिंगल रॉक को कट करके बनाया गया था। सो आप पिक्चर में भी देख सकते हैं ये जो इतना खूबसूरत टेम्पल है सो ये एक सिंगल पहाड़ को कट करके बनाया गया था। सो विद दिस टॉपिक नंबर 10.3 भी कंप्लीट होता है। नाउ इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 11 दैट इज कैन वी सी एवरीथिंग। सो इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो बेसिकली यही है कि ये जो आप स्कल्पचर देख रहे हैं जो कि प्रेजेंट डे महाबलीपुरम में है जो कि तमिलनाडु में है। सो ये जो बड़े से रॉक सरफेस में आप ये जो फेमस स्कल्पचर को देख रहे हैं सो ये स्कल्पचर इस टॉपिक में इंपॉर्टेंट है। सो ये जो स्कल्पचर है सो इस स्कल्पचर को देखकर अलग अलग हिस्टोरियन या फिर अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। सो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्कल्पचर है इस स्कल्पचर में रिवर गंगा के ऑरिजिन को दर्शाया गया है फ्रॉम द हेवन। सो यहाँ पे आप यहाँ पे एक जो नेचुरल दरार को देख रहे हैं। सो कुछ स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो एक दरार है ये बेसिकली रिवर गंगा के ऑरिजिन को ही डिपिक्ट कर रहा है फ्रॉम द हेवन। बट कुछ और स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो स्कल्पचर है इस स्कल्पचर में महाभारत के एक स्टोरी को डिपिक्ट किया गया है। सो इस स्कल्पचर में बेसिकली अर्जुन के पेनेस को दर्शाया गया है, यानी कि अर्जुन जब बहुत ज्यादा तपस्या कर रहे थे कुछ आर्म्स को एक्युमुलेट करने में यानी कि कुछ शस्त्र या फिर कुछ वेपन्स को प्राप्त करने में, सो उनके तपस्या को है इस स्क्रिप्चर में डिपिक्ट किया गया है। सो अलग अलग स्कॉलर्स का अलग अलग ओपिनियन है। सो विद दिस हमारा टॉपिक नंबर 11 भी कंप्लीट होता है एंड विद दिस हमारा पूरा ही चैप्टर कंप्लीट होता है इन अ वेरी इजी एंड सिंपल वे। सो सारे टॉपिक्स को मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया है। बट अगर आपको किसी भी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है देन आप उस पर्टिकुलर टॉपिक के डिटेल एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो को देख सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। ये वीडियो आपके रिवीजन पर्पस के लिए सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। या फिर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक इस चैप्टर का डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखा है एंड उनको अगर इस चैप्टर का एक रफ नॉलेज चाहिए देन उसके लिए भी ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन सारे स्टूडेंट्स को भी इस चैप्टर के बारे में एक रफ नॉलेज मिल जाए, इस चैप्टर को रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिले। सो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैप्टर 4 के अलावा चैप्टर 1, 2 एंड 3 का भी ऐसे ही वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो को देखना है देन प्लीज चेक आउट माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स का भी वन शॉट एक्सप्लेनेशन वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो विद दिस आज के इस वीडियो को एंड करते हैं। सो नाउ सी ऑल्सो इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।